चैप्टर स्टार्ट होता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें सबसे पहला टॉपिक है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है तो उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम नाम देते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। ठीक। और इस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यूवीबी साइन थीटा। फॉर्मूला इज क्यूवीबी साइन थीटा। अगर मान लो कि तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ईस्ट के अंदर है और चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पर आपने प्रोजेक्ट करा दिया, तो डेफिनेट सी बात है उस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स कहलाएगा मैग्नेटिक फोर्स, जिसका क्या नाम होता है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। ये जो फोर्स लगता है ये फोर्स वी और बी का जो भी प्लेन बनता है, वी और बी का जो भी प्लेन बनता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। और ऐसा तभी होता है जब दो वेक्टर का हम क्या निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तभी उसका जो तीसरा वेक्टर आता है वो दोनों वेक्टर के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आता है वो आता है क्यू वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी का मतलब वी और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर जाना चाहिए। तो वी और बी का जो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर जाता है उसका क्या नाम होता है एफ। तो फॉर्मूला आ गया क्यू वी क्रॉस बी, क्रॉस का साइन हटा दिया, क्रॉस का साइन हटाते क्या लग जाएगा साइन थीटा। तो फॉर्मूला क्या बन गया मैग्नेटिक फोर्स का क्यू वी बी साइन थीटा। इसमें थीटा का क्या मतलब है बी और वी के बीच में आने वाला एंगल। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आ रहा है क्यू बी साइन थीटा, इस फॉर्मूले के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो, यानी चार्ज पार्टिकल किस पर रखा हो रेस्ट पर, ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में चार्ज पार्टिकल पर कभी कोई फोर्स नहीं लगता। यानी कि अगर v की वैल्यू जीरो हो तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी जीरो। यानी कभी भी कोई भी स्टेशनरी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में अपने पे फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री में से कुछ भी होती है, यानी कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के या तो पैरेलल चले या एंटी पैरेलल चले, या तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चले या वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल चले, तो ऐसी सिचुएशन में भी चार्ज पार्टिकल पे भी किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगेगा। यानी फोर्स की वैल्यू चार्ज पार्टिकल पे जीरो कब होगी जब थीटा की वैल्यू 0 180 में से कुछ भी होती है। इसके अलावा अगर चार्ज पार्टिकल लेस पर रखा हुआ है तो रुके हुए चार्ज पर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स नहीं लगता। मैग्नेटिक फोर्स तभी लगेगा जब चार्ज चल रहा होगा, लेकिन अगर कैसे चल रहा होगा पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो उस सिचुएशन में भी चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगता है। इस चार्ज पार्टिकल पर मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो मैक्सिमम फोर्स का क्या फॉर्मूला आएगा, तो मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला आएगा क्यू वी बी। मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा क्यू वी बी। इससे ज्यादा फोर्स हो नहीं सकता। यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलता है तो ऐसी सिचुएशन में चार्ज पार्टिकल पे जो लगने वाला फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है कितना क्यू वी बी के इक्वल। अब अगर एक चार्ज पार्टिकल है और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा दोनों फील्ड के अंदर। तो टॉपिक है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लो कि तुम्हारे पास कोई क्यू चार्ज है वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक ऐसे रीजन के अंदर जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करती हैं। तो ऑब्वियसली बात है दोनों फील्ड के अंदर दोनों फोर्स लगेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है क्यू इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स का भी फॉर्मूला क्या बताया क्यू वी क्रॉस बी। तो कितने फोर्स हो गए दो फोर्स हो गए। तो पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो गया, तो नेट फोर्स हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। नेट फोर्स कितना हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला कितना लिखा हुआ है क्यू ई, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला कितना लिखा हुआ है क्यू क्रॉस बी। दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर दिया हमने। अब पूरे में से हमने क्यू को कॉमन कर लिया तो इक्वेशन क्या बन गई एफ इज टू क्यू वेक्टर ई प्लस वी क्रॉस वेक्टर वी। अब ये जो कंबाइंड फॉर्मूला आ रहा है ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला कहलाता है लॉरेंज फोर्स। क्या कहलाता है लॉरेंज फोर्स। अब इसमें से पर्टिकुलर इतना जो फॉर्मूला है क्यूवीबी वाला इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। और बाकी बचा ये पूरा जो कंबाइंड नेट फोर्स का जो आपने फॉर्मूला निकाला है इसे क्या बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स का मतलब क्या होता है टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड के अंदर चल रहा है तो उस पर जो नेट फोर्स लगता है उस नेट फोर्स का नाम होता है लॉरेंज फोर्स। अब अगर चार्ज मूव कर रहा है और वो चार्ज मूव किसी वायर में कर रहा है तो डेफिनेट सी बात है उस वायर के अंदर करंट फ्लो कर जाएगी चार्ज के मूव करने पर। इस तरह का करंट कैरिंग वायर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में लगा देते हैं तो डेफिनेट सी बात है उस वायर पर क्या लगेगा फोर्स लगेगा। तो अब हमको कैलकुलेट करना है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
तो कैसे ये फोर्स कैलकुलेट करेंगे? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया था? QVB साइन थीटा। तो मान लो कि तुम्हारे पास ये दो बड़े मैग्नेट हो गए और इन दो बड़े मैग्नेट के बीच में तुमने एक वायर रख दिया। वायर की लेंथ कितनी है? L। और इस वायर में तुमने कितनी करंट फ्लो करा दी? I। ये मैग्नेट का नॉर्थ हो गया, ये मैग्नेट का साउथ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो जो वायर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच एंगल कितना बन गया? थीटा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है चार्ज पर? QVB साइन थीटा। अब जो Q है उसको मैं रिप्लेस कर दूं I इंटू डेल्टा टी से, और जो V है इसको हम रिप्लेस कर दें, जो V है इसको हम रिप्लेस कर दें L अपॉन डेल्टा टी से, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर करना है? L डिस्टेंस कवर करना है। तो Q की जो ये वैल्यू है और V की जो ये वैल्यू है उसको उठा करके हम अगर Q और V के अंदर पुट कर दें और पूरे को सॉल्व करें, तो सॉल्व करने पर रिलेशन क्या बन करके आएगा भाई? Q की जगह मैंने पुट कर दिया I डेल्टा टी और V के अंदर पुट कर दिया L अपॉन डेल्टा टी, बाकी यहाँ पर B साइन थीटा एज इट इज फॉर्मूला। तो डेल्टा टी से हमारा डेल्टा टी कट गया, तो फॉर्मूला क्या आ रहा है निकल करके? BIL साइन थीटा। फॉर्मूला क्या आया निकल करके फोर्स के लिए? BIL साइन थीटा। यानी कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड में उस वायर पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL साइन थीटा। जिसका अल्टीमेट मतलब क्या हो गया? जिसका अल्टीमेट मतलब हो गया F इज टू I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। क्रॉस हटा देंगे तो साइन थीटा फिर लग जाएगा। तो फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर के लिए फॉर्मूला आ गया BIL साइन थीटा। इन शॉर्ट बिल साइन थीटा। इन शॉर्ट बिल साइन थीटा। अब अगर फोर्स की वैल्यू मुझे चाहिए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है? तो मैक्सिमम फोर्स इक्वल हो सकता है बिल के, BIL के। ऐसा तब हो सकता है जब थीटा कितना हो? 90 डिग्री। थीटा कितना हो? 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वायर जो है उसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो मैग्नेटिक फील्ड के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में जो उससे फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम फोर्स कितना होगा? BIL के इक्वल। कितना होगा? BIL के इक्वल। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू को मैं 0 डिग्री या 180 डिग्री में से कुछ भी यहाँ पे पुट कर दूं, तो साइन 0 साइन 180 दोनों की वैल्यू 0 होती है, तो फोर्स के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। यानी कि अगर वायर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है या फिर वायर मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल रखा हुआ है, तो इस सिचुएशन में वायर पे किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लगेगा। मैक्सिमम फोर्स तभी लगेगा जब वायर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर रखा हुआ हो। अब इस फोर्स की डायरेक्शन को निकाला कैसे जाएगा? तो फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए जो रूल हम इस्तेमाल करते हैं वो रूल कहलाता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए जो रूल का इस्तेमाल करते हैं उस रूल का क्या नाम है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। रूल ये कहता है कि जो फर्स्ट फिंगर है उसको आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर देना है, और जो मिडल फिंगर है वो बताएगा आपको करंट की डायरेक्शन या पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने की डायरेक्शन को। तो जिस डायरेक्शन के अंदर थंब आएगा, थंब आपको क्या बताएगा? फोर्स की डायरेक्शन को। हमें निकालना क्या है? फोर्स की डायरेक्शन को निकालनी है। तो अपने लेफ्ट हैंड को जैसे आप स्ट्रेच करते हैं एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, थंब को, फर्स्ट फिंगर को और मिडल फिंगर को, तो फर्स्ट फिंगर आपको बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, मिडल फिंगर आपको बताती है पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन या फिर करंट की डायरेक्शन को। तो जिस डायरेक्शन में थंब जाता है वो थंब आपको किसकी डायरेक्शन बताएगा? फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। किसकी डायरेक्शन बताएगा? फोर्स की। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि पेपर पर क्रॉस लगा हुआ है, कि क्रॉस लगा दिया पेपर पर, तो क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? इनवर्ड, यानी कि डाउनवर्ड। और आपने एक चार्ज को मूव करा दिया V वेलोसिटी से, कहाँ फ्लो करा दिया? ईस्ट में। कहाँ फ्लो करा दिया? ईस्ट में। तो इस रूल का अगर आप इस्तेमाल करते हैं और फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो फील्ड को आप डाउनवर्ड कर दीजिए, फील्ड को आप डाउनवर्ड कर दीजिए, यानी ये वाली फिंगर, फर्स्ट फिंगर जो है उसे इनवर्ट कर दीजिए और इस वाली फिंगर को आप ईस्ट में ले जाइए। तो ये जो थंब जाएगा ये कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट हैंड रूल से अगर थंब जाएगा तो वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर की तरफ। तो उसका मतलब क्या हो गया कि फोर्स कहाँ लग गया? अपवर्ड। फोर्स कहाँ लग गया? अपवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर
फोर्स की बात करें तो चार्ज पार्टिकल को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराया है, और थीटा की वैल्यू जो है अगर वो 90 डिग्री है तो उस सिचुएशन में चार्ज पार्टिकल पे फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम कितना, क्यूवीबी के इक्वल, ये होता है मैक्सिमम फोर्स। जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो उसमें फोर्स तो मैक्सिमम लगता है, इसके इक्वल, क्यूवीबी के इक्वल। लेकिन इस फोर्स की वजह से जो चार्ज पार्टिकल का पाथ होता है वो पाथ होता है सर्कुलर। कैसा पाथ होता है, सर्कुलर। यानी कि जब भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा, और उस मैक्सिमम फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल किस पाथ पर घूमेगा, सर्कुलर पाथ पर। किस पाथ पर घूमेगा, सर्कुलर पाथ पर। अब अगर सर्कल बनेगा तो डेफिनेट सी बात है, सर्कल में किसी बॉडी को चलाने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो कौन सी होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है, तो वो होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। और जो ये वाला फोर्स है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, क्यूवीबी के इक्वल। तो यहाँ से आप v से v को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो जैसे ही आप v से v कैंसिल आउट करेंगे तो रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या बन करके आएगा, तो रेडियस के लिए फॉर्मूला बन के आएगा mv अपॉन क्यूबी। तो जो सर्कल बनेगा उसकी मिनिमम रेडियस कितनी होगी, तो सर्कल जो बनेगा उसकी मिनिमम रेडियस जो होगी वो होगी mv अपॉन क्यूबी। कितनी होगी, mv अपॉन क्यूबी। इसमें m का मतलब पार्टिकल का मास, v का मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी, q का मतलब पार्टिकल का चार्ज, और b का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री के एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाता है तो उस पर जो भी फोर्स लगता है वो इस तरीके से लगता है कि वो फोर्स पार्टिकल को सर्कल के सेंटर की तरफ एक्सेलेरेट कराए, जिसकी वजह से पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूमना शुरू कर देता है। जो सर्कल बनता है उसकी मिनिमम रेडियस कितनी आती है, उसका आंसर है mv अपॉन क्यूबी। अब ये तो रेडियस को निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला है। रेडियस किस पर डिपेंड कर रहा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वेलोसिटी पर। रेडियस किसके इनवर्स जा रहा है, तो चार्ज के इनवर्स जा रहा है। रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके जा रहा है, मास के। तो इन तीन बातों पर रेडियस डिपेंडेंट है जिस पर भी क्वेश्चन बेस्ड होता है। पूरा फॉर्मूला क्या है, mv अपॉन क्यूबी के इक्वल। अब अगर mv की बात करें तो mv क्या होता है, तो mv होता है मोमेंटम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर p से। और इस मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है अंडर रूट 2 mk का। k का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो रेडियस के लिए जो हमने फॉर्मूला निकाला mv अपॉन क्यूबी, इस फॉर्मूले में mv को हटा दें तो mv को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 mk। तो अगला फॉर्मूला आ जाएगा रेडियस का अंडर रूट 2 mk अपॉन क्यूबी। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब चार्ज, दो अलग अलग चार्ज पार्टिकल आपने 90 डिग्री के एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराए हो सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ। जब सेम काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में बोल रहा है तो रेडियस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, अगला वाला, दैट इज अंडर रूट 2 mk अपॉन क्यूबी। जो सेकंड वाला फॉर्मूला आ रहा है उस फॉर्मूले से साफ पता चल रहा है कि आर अब की बार प्रोपोर्शनल किसके है, रूट एम के, और इनवर्स किसके जा रहा है, क्यू के। जबकि पहला वाला फॉर्मूला बता रहा है कि आर प्रोपोर्शनल किसके है, एम के, इनवर्स किसके जा रहा है, क्यू के। और दूसरे केस के अंदर आर प्रोपोर्शनल डायरेक्ट किसके है, रूट एम के, इनवर्स किसके है, क्यू के। तो ये हो गया रेडियस निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला। रेडियस निकालने के लिए जो तीसरा फॉर्मूला काम करेगा वो ये वाला, कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में अभी रिलेशन बताया था। मोमेंटम होता है अंडर रूट 2 mk के इक्वल। अब जो के होता है काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल, क्यू इंटू वी। जो यहाँ पे चार्ज है, ठीक, उसको क्यू से रिप्रेजेंट किया। वी, वी क्या है ये, तो वी है पोटेंशियल डिफरेंस। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये दोनों वैल्यू उठा करके आप इसमें पुट कर दें तो मोमेंटम के लिए फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट 2 m क्यू वी। आ गया मोमेंटम के लिए फॉर्मूला। अब अगर उसको उठा के रेडियस वाले फॉर्मूले में पुट कर दें तो यहाँ mv की जगह p पुट कर दें, p का फॉर्मूला ये रहा। तो फॉर्मूला आ गया अगला रेडियस का अंडर रूट 2 m क्यू वी अपॉन क्यू बी। ये आ गया रेडियस का तीसरा और आखिरी फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल होगा जब सवाल के अंदर दो पार्टिकल को सेम वोल्टेज के साथ मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री के एंगल पर एक्सेलरेट कराता है। जब सवाल में बोल रहा है सेम पोटेंशियल या सेम वोल्टेज, तभी आपको तीसरे फॉर्मूले का यूज करना है। तो रेडियस के निकालने के लिए टोटल मिला के कितने फॉर्मूले हो गए, तीन फॉर्मूले। जनरल फॉर्मूला क्या है, mv अपॉन
क्यूबी। इस टॉपिक में समझ में तो जो आया वो ये कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो ऐसी सिचुएशन में पार्टिकल का जो पाथ होता है वो पाथ क्या होता है, सर्कुलर। जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस जो होगी मिनिमम वो होगी एम वी अपॉन क्यूबी के इक्वल। जब सर्कल कवर होगा तो सर्कल को कवर करने का कुछ टाइम भी लगेगा। तो सर्कल को कवर करने का टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, तो सर्कल को कवर करने का टाइम क्या होगा, अगर रेडियस सवाल में आर दी हुई है तो, या आर हमने कैलकुलेट कर लिए, तो सर्कल को कवर करने का टाइम होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर्कल का सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस कितने का बैठेगा, 2 पाई आर का, स्पीड कितनी है वी। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने पर हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, 2 पाई अपॉन वी, एम वी अपॉन क्यू बी, यानी वी का एम का ऊपर और नीचे, यानी रेडियस के लिए आपने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि आर है ना, आर के लिए फॉर्मूला क्या निकाला था, एम वी अपॉन क्यू बी। इसको उठा करके इस आर के अंदर पुट कर दें। तो जैसे आप आर के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे एम वी अपॉन क्यू बी, तो फॉर्मूला जो आएगा निकल करके वो हो जाएगा टाइम पीरियड का 2 पाई एम अपॉन वी क्यू। ये आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब जो टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला आ रहा है इसमें साफ बात दिखाई पड़ रही है कि फॉर्मूला जो आ रहा है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट किस पे हुआ, वेलोसिटी पर, जबकि रेडियस किस पे डिपेंडेंट थी, वेलोसिटी पर। और टाइम पीरियड जो आ रहा है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है। अगर हमको क्वेश्चन में फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो फ्रिक्वेंसी टाइम का रेसिप्रोकल होती है, टाइम तो निकालना पड़ेगा 2 पाई अपॉन वी क्यू, उसका रेसिप्रोकल निकाल लो तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, वी क्यू अपॉन 2 पाई एम। इसका फॉर्मूला आ गया फ्रिक्वेंसी का। अगर क्वेश्चन में कहता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालो, तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू न्यू। न्यू का फॉर्मूला ऊपर हमने निकाला हुआ है उसमें रख दें, तो 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, बी क्यू अपॉन एम, बी क्यू अपॉन एम। एंगुलर फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड, ये तीनों बातें हमको यूज करनी है साइक्लोट्रॉन के अंदर। साइक्लोट्रॉन वो डिवाइस होती है जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कराने के लिए यूज होती है। उस डिवाइस का क्या नाम है, साइक्लोट्रॉन। तो अगला टॉपिक स्टार्ट होगा साइक्लोट्रॉन का। इसमें ये सारे बेसिक फॉर्मूले याद करने हैं। अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर चार्ज पार्टिकल को तुमने थीटा से फेंका, लेकिन ये थीटा की वैल्यू 0, 90, 180 में से कुछ भी नहीं है। अगर आपने किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका और ये थीटा की वैल्यू 0, 90, 180 में से कुछ भी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट हो जाएगा वी कॉस थीटा जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल होगा, और दूसरा कंपोनेंट होगा वी साइन थीटा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। तो कितने कंपोनेंट हो गए, दो कंपोनेंट हो गए, एक वी परपेंडिकुलर और एक वी पैरेलल। जो वी पैरेलल कंपोनेंट है वो कौन सा है, वी कॉस थीटा, और जो वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कौन सा है, वी साइन थीटा। पार्टिकल पे जो भी फोर्स लगेगा वो वी साइन थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से लगेगा, क्योंकि यही वाला कंपोनेंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। जबकि वी कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो रेडियस जो निकल करके आएगी उस रेडियस के अंदर जो फॉर्मूला लगेगा वेलोसिटी का वो कौन सा वाला लगेगा, वी परपेंडिकुलर वाला। और वी परपेंडिकुलर वाले की क्या वैल्यू निकाली हमने, वी साइन थीटा। तो रेडियस के लिए जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा निकल करके, एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। लेकिन टाइम पीरियड तो वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं करता है। तो टाइम पीरियड के अंदर जब वेलोसिटी आ ही नहीं रहा है तो इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं है कि वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लगाना है या पैरेलल कंपोनेंट लगाना है, क्योंकि टाइम जो होता है वो इंडिपेंडेंट किस पर है, वेलोसिटी पर। अगर थीटा की वैल्यू 0, 90, 180 में से कुछ भी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में जो पार्टिकल का जो पाथ होता है वो पाथ होता है स्प्रिंग लाइक या हेलिकल, स्प्रिंग लाइक और हेलिकल। यानी कि अगर थीटा की वैल्यू इनमें से कुछ भी नहीं होती है तो ऐसी सिचुएशन में पार्टिकल का जो पाथ होता है वो पाथ कहलाता है हेलिकल पाथ। और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो पाथ क्या होता है, सर्कुलर। अगर थीटा की वैल्यू 0, 180 में से कुछ भी होती है तो पाथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो कितने पाथ हो गए, तीन। पहला स्ट्रेट लाइन, दूसरा सर्कुलर, तीसरा हेलिकल। स्ट्रेट लाइन कब, जब थीटा 0, 180 में से कुछ भी हो। सर्कुलर कब, जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री का। और हेलिकल कब, जब थीटा की वैल्यू 0, 90, 180 में से कुछ भी ना हो।
जब हेलिकल पाथ कवर होता है तो इस हेलिकल पाथ के अंदर दो हेलिक्स के बीच में चला गया जो डिस्टेंस होता है, यानी दो सर्कुलर पाथ को कवर करने के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस कहलाता है पिच। वो डिस्टेंस क्या कहलाता है? पिच। पाथ क्या होता है? हेलिकल। पिच बेसिकली क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस, और डिस्टेंस को निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। जो स्पीड है वो कौन सी वाली है? हॉरिजॉन्टल स्पीड, जो कितनी निकाली थी हमने? v cos थीटा। और टाइम हमारे पास है t, जिसका फॉर्मूला क्या है टाइम का? 2πm अपॉन बी क्यू। अगर v cos थीटा इंटू 2πm अपॉन बी क्यू कर दें तो पिच के लिए फॉर्मूला आ जाएगा 2πm v cos थीटा अपॉन क्यू बी। ये फॉर्मूला किसका आ गया? पिच के लिए। पिच का क्या मतलब है? दो हेलिक्स के बीच में चला गया लीनियर डिस्टेंस। उस लीनियर डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? पिच बोला जाता है, जिसकी क्या वैल्यू आ रही है? 2πm v cos थीटा अपॉन क्यू। अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड के अंदर एक साथ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी, तो ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड में एक साथ मूव करता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो नेट फोर्स लॉरेंज फोर्स कहलाता है, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है। लेकिन मान लो कि ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई डाउनवर्ड, ऊपर मैंने दो प्लेटें लगा दी, एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो कहां से कहां होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो एक फील्ड डाउनवर्ड है, एक फील्ड उसके जस्ट क्रॉस करती हुई जा रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो दोनों फील्ड क्या हो गए इस सिचुएशन के अंदर? एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर एक चार्ज पार्टिकल ऐसी फील्ड में मूव करता है जिसमें कि दोनों फील्ड एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, क्या कर रही है? क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है दोनों फील्ड क्या हो गई एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो इस सिचुएशन में दोनों फील्ड के अंदर लगने वाले फोर्स कौन कौन से फोर्स हो गए? एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स हो गया। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। जैसे ही दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे तो पार्टिकल पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर पार्टिकल दोनों फील्ड में से मूव करेगी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, बिना किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट किए। जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी से पार्टिकल बाहर आएगा उस वेलोसिटी को निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा ई अपॉन बी। फॉर्मूला लगेगा ई अपॉन बी। अब इस फॉर्मूले को कैसे निकाला? तो इस फॉर्मूले को निकालने के लिए क्यूई की वैल्यू को किसके इक्वल कर लिया? क्यूवीबी के। क्यू से क्यू को हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो वी के लिए फॉर्मूला क्या आ गया निकल करके? ई अपॉन बी। ये चीज कहलाती है वेलोसिटी सेलेक्टर, या कभी कभी इसको बोल देते हैं वेलोसिटी फिल्टर। वेलोसिटी फिल्टर का मतलब दो फील्ड में एक साथ मूव कर रहा है लेकिन उसके बावजूद भी कांस्टेंट वेलोसिटी से निकल करके बाहर आ गया। तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है? ई अपॉन बी के इक्वल। अगला टॉपिक आता है हमारे पास साइक्लोट्रॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो साइक्लोट्रॉन बेसिकली वो डिवाइस होती है जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कराने के काम में आती है। किस तरह का पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल? तो हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कराने के काम में आती है वो डिवाइस जो कि हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हाई एनर्जी पर एक्सीलरेट कराने के काम में आती है। ऐसी डिवाइस का क्या नाम होता है? साइक्लोट्रॉन। अब इस साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या है? तो हाईली इंपॉर्टेंट है। डिजाइन किसने किया? तो साइक्लोट्रॉन को डिजाइन किया लॉरेंस और लिविंगस्टोन ने। लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन। इन दोनों चैम्बर के बीच में हम चार्ज पार्टिकल को बिठा देते हैं और दोनों डीज को हम एक हाई फ्रिक्वेंसी एसी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों डीज को कनेक्ट कर दिया किसी एसी सोर्स से। हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि एसी जो है, जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट, इसकी एक खास बात ये होती है कि आधे टाइम पीरियड के लिए इसकी साइकिल पॉजिटिव होती है और अगले आधे टाइम पीरियड के लिए इसकी साइकिल नेगेटिव होती है। तो जैसे ही हम दोनों डीज को एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं और सेंटर पर हम एक आयन का सोर्स मान लेते हैं जो कि कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। तो दो डीज है हमारे पास, एक D1 और एक D2। तो होता यह है कि किसी पॉइंट पर एसी की पॉजिटिव साइकिल के लिए मान लो कि D1 की वैल्यू नेगेटिव है और D2 की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। D1 की वैल्यू है नेगेटिव और D2 की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव।
तो जो चार्ज पार्टिकल है वो एक डी के अंदर एक्सेलरेट करता है, किसी एक डी के अंदर एक्सेलरेट करता है। तो मान लो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इस वाली डी को मैंने नेगेटिव कर दिया, इसको मैंने पॉजिटिव कर दिया, और वो चार्ज पार्टिकल D2 वाले डी के अंदर एंटर कर जाता है। दोनों डीज के ऊपर दो बड़े बड़े मैग्नेट लगा दिए जाते हैं, और इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच एंगल कितना बनना है, 90 डिग्री का। और जब भी थीटा 90 डिग्री का होता है तो पाथ कैसा होता है, सर्कुलर। पाथ कैसा होता है, सर्कुलर। पॉइंट एस सोर्स पे रखने के बाद एसी फ्रीक्वेंसी को एक्सेलरेट कराते हैं, तो चार्ज पार्टिकल किसी भी एक डी में एंटर करता है और सर्कुलर पाथ कवर करता हुआ, बड़ी से बड़ी रेडियस के सर्कल को कवर करता हुआ एक्सेलरेट करता जाता है, और किसी एक डी में से फाइनली बाहर निकल करके टारगेट पे जाकर के स्ट्राइक करता है। इसका प्रिंसिपल, अ चार्ज पार्टिकल made to repeatedly move along a circular path of increasing radius in a crossed electric and magnetic field attains high energy। तो फाइनली बड़ी से बड़ी रेडियस जो है वो कवर होती जा रही है टाइम के साथ, वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि रेडियस डिपेंडेंट होता है किस पर, वेलोसिटी किस पर डिपेंडेंट है, रेडियस पर। रेडियस बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी तो बढ़ेगी। साइक्लोट्रॉन की थ्योरी के अंदर सर्कुलर पाथ का रेडियस पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्या फॉर्मूला आता है, mv अपॉन क्यू बी। सर्कल को कवर करने का टाइम पीरियड फॉर्मूला सेम है, 2 पाई अपॉन बी क्यू। घूमने की फ्रिक्वेंसी यानी फ्रिक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन कितना है, टाइम का रेसिप्रोकल यानी कि बी क्यू अपॉन 2 पाई एम। खास बात जो आ रही है निकल के वो ये कि टाइम पीरियड और जो फ्रिक्वेंसी है ये दोनों वेलोसिटी पर इंडिपेंडेंट है, वेलोसिटी पर इंडिपेंडेंट है, अल्टीमेटली रेडियस पर इंडिपेंडेंट है। तो ये हमारा साइक्लोट्रॉन जो कि लॉरेंस और लिविंगस्टोन ने डिजाइन किया था। देखने में साइक्लोट्रॉन कुछ ऐसा होता है, इसके अंदर हैवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको हम एक्सेलरेट कराते हैं, ये बात हमें याद रखनी है। हाई स्पीड पे पार्टिकल को एक्सेलरेट करा के टारगेट पे जाकर के स्ट्राइक कराते हैं। इसके अंदर दो हॉलो मेटल के चैम्बर्स होते हैं डी शेप के, उनके बीच में जो स्पेस होती है उसके अंदर पार्टिकल को हम एक्सेलरेट कराते हैं सर्कुलर पाथ पर। साइक्लोट्रॉन की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के अंदर अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के अंदर दो आपको मेटल के चैम्बर लेने हैं डी शेप के, और उन दोनों चैम्बर्स के बीच को आप अटैच करेंगे एक हाई फ्रिक्वेंसी एसी के साथ, ऑसिलेटर बोलते हैं इसको। एसी टाइम के साथ लगातार अपनी पोलरिटी को चेंज करता है, किसी वक्त पर एक डी पॉजिटिव है और दूसरा डी नेगेटिव है, जिसकी वजह से दोनों डीज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे ही हम चार्ज पार्टिकल को बिठाते हैं तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है किसी भी एक डी के अंदर। इन दोनों डीज के ऊपर दो बड़े बड़े मैग्नेट लगा दिए जाते हैं, ब्राउन कलर के जो दिखाई दे रहे हैं। मैग्नेट का नीचे वाला हिस्सा नॉर्थ है, ऊपर वाला साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। किसी वक्त एक डी के अंदर पार्टिकल एंटर करता है, सेमी सर्कुलर पाथ को कवर करता हुआ बड़ी से बड़ी रेडियस को फॉलो करता हुआ अपनी वेलोसिटी को बढ़ाता जाता है, वेलोसिटी बढ़ती जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, फाइनली किसी एक डी में से बाहर निकलता हुआ टारगेट पे जाकर के स्ट्राइक कर जाता है। तो जब पार्टिकल अपनी काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाएगी तो डेफिनेट सी बात है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। वो काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। इसमें जो वी है उसको आपको हटाना है, तो रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या बनाया था, एम वी अपॉन क्यू बी। यहाँ से आप वी कैलकुलेट कर लो, तो वी के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी क्यू आर अपॉन एम। इस वी की वैल्यू को उठा करके वी के स्क्वायर में डाल दो, वी के स्क्वायर में जैसे ही आप डालते हो तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का निकल करके, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला। अब अगर काइनेटिक एनर्जी के लिए बात करें कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए जो स्मॉल आर होना चाहिए वो किसके बराबर हो जाए, डी के रेडियस के, डी के रेडियस के इक्वल हो जाए। तो अगर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल हो जाए, कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ द डीज, तो यहाँ से स्मॉल आर को हटा दीजिए, कैपिटल आर लगा दीजिए, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल का, फॉर्मूला क्या लगाना है, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। इस फॉर्मूले की मदद से क्या निकल के आ गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी।